हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी और मा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मंकी ऑफ मास 15 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप विथ 1 इंच फिक्स्ड टू द सीलिंग। ठीक है, फिगर दिया नहीं गया है। इनफैक्ट फिगर आप देख सकते हैं। फिगर इसका कुछ इस तरह से होगा। एक रोप है, इसका एक इंच जो है एक सीलिंग से फिक्स है। ठीक है, और एक मंकी जिसका मास 15 किलोग्राम है, ये इस पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ इट विशेस टू गो अप with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? अगर ये मंकी चाहता है कि हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर अगर ये चढ़ना चाहता है तो इसको रोप पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, देखते हैं एक करके। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि अगर मंकी इस रोप पे अगर चढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से रोप पर मंकी को फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि सपोज कीजिए कि मंकी की जगह आप हैं। ओके, और अगर आप इस रस्सी पर चढ़ना चाहते हैं तो भाई रस्सी पे अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो रस्सी पर ऑब्वियसली आप रस्सी को ऐसे घिसते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर की ओर तो फोर्स नहीं लगाएंगे। ऊपर की ओर लगाएंगे तो वो तो स्लैक कर जाएगा, रस्सी लूज कर जाएगा। तो आप रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आप रस्सी पे क्या करते हैं, ये आपका रस्सी है, तो इस रस्सी पर आप क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। मान लिया एक फोर्स लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से रस्सी भी आपके हाथ पे, या आपका हाथ है मान लिया जो भी है, ठीक है, इस पर ऊपर की ओर उतना ही वैल्यू का फोर्स लगा देती है। रस्सी भी आप पर उतना ही वैल्यू का फोर्स लगा देती है, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। नॉर्मली और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जान रहे हैं। तो सिमिलर सिचुएशन यहां भी क्या होगा कि भाई मंकी जो है ये रस्सी पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और रस्सी भी मंकी पर उतना ही वैल्यू का ऊपर की ओर फोर्स लगा देगी, टेंशन। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है इफ का। तो भाई न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से टी और इफ दोनों बराबर है, तो हम लोग अगर ये टेंशन का वैल्यू निकाल दे, ये टेंशन जो इसके हाथ पर ये रस्सी जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये टेंशन का वैल्यू निकाल दे तो ऑटोमेटिक वही ये जो फोर्स लगा रहा है मंकी रस्सी पर, वही उसका वैल्यू होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि हम लोगों को टेंशन का वैल्यू निकालना है। अब इनफैक्ट इतना समझने के बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब हमारे पास सिंपल सिचुएशन है कि भाई एक मंकी है जिस पर टेंशन फोर्स है, एक फोर्स इस पर ऊपर की ओर लग रहा है, टेंशन फोर्स टी, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दूसरा ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, दूसरा इस पर एक जो फोर्स लग रहा होगा, इसका मास है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम इसका मास है, तो इस पर नीचे की ओर इसका एक वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वैल्यू का लग रहा होगा, mg, मतलब 15 इंटू 10 मतलब 150 न्यूटन का एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। अब इस पे सिंपल सा बात है, दो फोर्स लग रहा है, एक टी ऊपर की ओर, एक 150 न्यूटन का नीचे की ओर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाना चाह रहा है, तो टी का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 36, सिंपल नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाह रहा है, तो हमारे पास सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है भाई, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन F इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू मंकी का जो मास है इनटू एक्सेलरेशन इन अभी इसको हटाइए, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है भाई। नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा भाई, टी ऊपर की ओर लग रहा है 150 न्यूटन, नीचे की ओर लग रहा है, तो टी माइनस 150 इक्वल्स टू इसका मास कितना है मंकी का 15 केजी इंटू इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाता है 165 न्यूटन। और आप समझ रहे हैं कि भाई जितना टेंशन का वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू का फोर्स मंकी जो है रस्सी पर भी लगाया होगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप समझ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है इफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग। ठीक है, अगर ये रोप जो है 5 मीटर लॉन्ग हो, मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस जो है दिस इज 5 मीटर, आप सोच सकते हैं ये ऑलमोस्ट
ये आपका डिस्टेंस जो है 5 मीटर दिया गया है। अब ये सब चीज़ में स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन में कुछ चीज़ों को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, जैसे मंकी का लेंथ वगैरह, इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा इसके लेंथ के कंपैरिजन में मान के चलेंगे, इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई अब इसका लेंथ जो है तो कहाँ से माने या कुछ भी, तो ये नहीं, हम इसको ऑलमोस्ट एक पार्टिकल की तरह मानकर फिर बिहेव करते हैं। अदरवाइज आपको बहुत बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि भाई मंकी का लेंथ इतना है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये लेंथ इसका 5 मीटर दिया गया है और मंकी रेस्ट से स्टार्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, u, जिसको नॉर्मली u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल स्पीड 0 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है भाई, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जो बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस है v = u + at s = ut + ½ at स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, तो उन सारे इक्वेशंस को क्या है कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिचुएशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही सिंपल सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं ये यहाँ पे पहुंचता है t = t, ये आपका t = 0 है, मतलब यहां से देखना शुरू किया, t टाइम के बाद ये यहां तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली ऑल्सो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस इक्वेशन को अप्लाई करें, s = ut + ½ at स्क्वायर। क्यों भाई, मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, ये दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड u0 + ½ एक्सेलरेशन का 1, और t का वैल्यू निकालना है कितने टाइम में ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें 5 × 10, तो t का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज √10 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसमें मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट कह रहा है, a monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. Okay, स्टूडेंट सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ये आपका एक पुल्ली हो गया, ठीक है, पुल्ली के एक तरफ यहाँ पर आपका जैसे ये एक मंकी है, ठीक है, ओके, और दूसरे तरफ एक ब्लॉक है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। दोनों का मास सेम है, अगर इसका मास m है, इसका m मास है, तो इसका भी m मास है। ओके, नाउ सो आगे क्वेश्चन आगे कर रहा है, सो दैट व्हाटएवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप, द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन। If initially both were at rest, their separation will not change with time. Okay, स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है कि मंकी जो है रोप पर कितना भी फोर्स लगाए, ऑब्वियसली फोर्स तो आप समझ सकते हैं, अब आप नीचे की ओर ये फोर्स लगाना होगा, तो ये कितना भी फोर्स लगाए, ये पक्का बात है कि हमेशा ये मंकी और ये ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। स्टूडेंट समझिएगा, अब आप समझ सकते हैं बेसिक बात, ये फोर्स नीचे की ओर लगाया होगा, जितना फोर्स ये नीचे की ओर लगाया होगा उतना ही टेंशन इसमें प्रोड्यूस हुआ होगा। ओके, अब तो मान लेते हैं फाइनली भाई इसमें टी टेंशन प्रोड्यूस हुआ। ओके, चलिए ठीक है, इसमें ये टी टेंशन प्रोड्यूस हुआ, जितना फोर्स लगाया, ठीक है, उस हिसाब से उतना ही सेम वैल्यू का फोर्स ऊपर की ओर, मतलब टी टेंशन इसमें प्रोड्यूस हुआ। अब चूंकि ये लाइट स्ट्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, लाइट स्ट्रिंग है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन का वैल्यू यहाँ भी होगा। लाइट स्ट्रिंग है मतलब सब जगह टेंशन का वैल्यू सेम, और टेंशन का डायरेक्शन वगैरह दिखाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलवेज जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे हम दूर दिखाते हैं। अभी क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों पे मंकी और ब्लॉक पे एक एक फोर्स तो ये लग रहा होगा, दूसरा मंकी पर m मास है तो इसका एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट इसका लग रहा होगा mg, और इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक फोर्स लग रहा होगा वेट mg। क्लियर है स्टूडेंट? समझिएगा, अब बहुत ही क्लियर है कि मंकी और ये जो ब्लॉक है दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, दोनों ही पर अपवर्ड डायरेक्शन में टी वैल्यू का फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम mg वैल्यू का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब समझिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ,
F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू ये क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं भाई नेट फोर्स डिवाइडेड बाई जो बॉडी का मास होता है, ठीक है। बहुत बेसिक बात है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट पे, मंकी और इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है सेम फोर्स लग रहा है। कितना नेट फोर्स लग रहा है, T माइनस एम जी। इस पर भी नेट फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, T माइनस एम जी। इस पर भी नेट फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, T माइनस एम जी। मतलब दोनों ही के लिए आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, चलिए कभी ये रेड हो रहा है कभी ब्लैक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेट फोर्स दोनों के लिए इतना लग रहा है और दोनों का मास कितना है भाई, सेम मास है, एम मास है, मतलब एम, मतलब दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इतना वैल्यू का प्रोड्यूस होगा। क्लियर बात है। मतलब कि ये कुछ भी फोर्स लगाए, अब अगर मान लिया अलग फोर्स लगा देगा, अगर ये अलग कुछ वैल्यू का फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे टी की जगह मान लिया टी डैश हो जाएगा, टी की जगह टी डैश हो जाएगा, टेंशन चेंज कर देगा, तो यहाँ टी डैश होगा तो यहाँ भी टी डैश होगा, और दोनों में नीचे में तो वेट तो सेम है, एम जी। तो फिर से अगर नेट फोर्स का वैल्यू सेम हो जाएगा, टी डैश माइनस एम जी, और मास तो डिवाइडेड बाई एम सेम है, मतलब दोनों ही के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा सेम होगा। क्लियर है, बहुत ही आसान था। चलिए स्टूडेंट, दूसरे पार्ट में हम लोगों को ये बताना है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, अगर ये दोनों इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट, अगर दोनों इनिशियली रेस्ट में था, मतलब इनिशियल स्पीड u 0 था, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, कौन से सेपरेशन की बात हो रही है, इस सेपरेशन की बात हो रही है। ये दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, मान लेते हैं ये d, अगर इस सेपरेशन को d मान लेते हैं तो ये d का वैल्यू सेम रहेगा, ऑब्वियस है सेम रहेगा स्टूडेंट। अब आप समझ सकते हैं, इनफैक्ट सिचुएशन क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास इस सिचुएशन को कुछ आइडेंटिकली आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि मान लिया ये एक कार यहाँ पे है, दो रास्ता है, एक रास्ता इधर से, एक कार, एक दूसरा कार यहाँ पे है। इनिशियली दोनों अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, भाई एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा ऑलवेज, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एक्सेलरेशन अगर दोनों का सेम है और इनिशियली अगर रेस्ट से चलना शुरू करता है तो भाई क्या दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये तो हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर ये मान लिया 10 मीटर है तो ये 10 मीटर ऑलवेज मेंटेन रहेगा, क्योंकि हम ये भी एकदम पार्टिकुलर एकदम इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा और ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, सेम स्पीड से, सेम रेट ऑफ स्पीड से, सेम एक्सेलरेशन से, तो हमेशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आमने सामने रहेगा। तो सेम सिचुएशन है, दोनों इनिशियली स्पीड 0 है, सेम एक्सेलरेशन से चलना शुरू करेगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन पैरेलली आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रहेगा। वन थिंग। लेकिन अगर यहाँ पे दो, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि इनिशियली दोनों का स्पीड अलग अलग है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं करता है, तो फिर सेपरेशन चेंज हो जाता। मान लिया अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता और ये अगर 4 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड होता, एक्सेलरेशन भले सेम होता, लेकिन क्या होता, क्योंकि इसका स्पीड कम है, ये थोड़ा सा पीछे रहता, ये आगे बढ़ जाता। क्लियर है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होने लगता, सेपरेशन चेंज होने लगता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेशन हमेशा दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, द मंकी बी शोन इन फिगर। इसलिए फिगर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए पहले फिगर ही हम लोग देख लें। बहुत ही ये इनफैक्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक रोप है, ओके, लाइट और टाइट स्ट्रिंग है, लाइट और टाइट स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। एक ये मंकी ए है और इसका ये हम टेल दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा मंकी, इसके टेल को ऐसे पकड़े हुए हैं और ये इसका टेल हम दिखा रहे हैं। कुछ सिचुएशन क्लियर ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका मंकी ए है और ये बी है, हम लोग देख लें। ये आपका मंकी ए हो गया, इसको ए लिखते हैं, दिस इज मंकी बी, ओके। चलिए ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखें। द मंकी बी सोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। बहुत ही क्लियर है, एक मंकी ए जो है वो एक रोप पे इस तरह से क्लाइंब कर रहा है, मंकी बी जो है इसके टेल को इस तरह से होल्ड किए हुए है। द मासेज ऑफ द मंकीज आर ए एंड बी ऑफ द मंकीज ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। चलिए ठीक है, इसका जो मास है, इसका मास है कितना स्टूडेंट, 5 kg, और इसका मास कितना है 2 kg। देखिए यहीं पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मास 2 kg है, इसका मास है 5 kg रेस्पेक्टिवली। इफ ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, ए जो है अपने टेल में मैक्सिमम कितना टेंशन टॉलरेट कर सकता है, 30 न्यूटन। ओके, 30 न्यूटन मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है टेंशन इन टेल में जो टेंशन मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये थोड़ा लिख लें, दिस इज 30 न्यूटन। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। ओके, तो कितना फोर्स इसको रोप पर अप्लाई करना चाहिए, इसको रोप पर कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए सो दैट कि ये बी को भी कैरी कर दे, बी इसके साथ साथ चला जाए। स्टूडेंट समझिएगा कैसे सोचेंगे। सबसे पहले भाई तो इसका थोड़ा सा, चूंकि इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत तेजी से हम लोग और बहुत आसानी से इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम, ये मान लिया बी हो गया और ये मान लिया आपका ए हो गया। ओके, चलिए दोनों का अलग अलग, ये मान लिया ये बी का हम दिखा दिए, ये आपका ए हो गया, एक एक करके दिखाते हैं। अच्छा, बी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। 2 kg इसका मास है, तो इस पर एक फोर्स जो लग रहा होगा 2g वेट इसका नीचे की ओर, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर लग रहा होगा, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड इसका है। और दूसरा एक जो फोर्स लग रहा होगा, दूसरा एक ये फोर्स, ये इसके टेल को पकड़े हुए, तो फिर से अगेन बेसिक बात, ये टेल को क्या किया होगा, नीचे की ओर खींचा होगा, तो उतनी ही वैल्यू का फोर्स टेल भी लगाया हुआ इसके ऊपर की ओर, इनफैक्ट जिसके चलते फाइनली वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये इसके साथ साथ ये चलेगा। ठीक है, तो ये बी का हम दिखा रहे हैं, तो ये बी का मान लिया ये हाथ हुआ, हैंड हुआ, ठीक है, इसके हैंड पर एक टेंशन मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं टी, इसको टी मान लेते हैं, इसके टेल में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको टी मान लेते हैं। चलिए इस पर फाइनली सिर्फ और सिर्फ यही दो फोर्स लगेगा, ये बी के लिए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ए के लिए अब बात करते हैं। ए के लिए, ए पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ए पे ध्यान दीजिएगा, ये का हैंड हो गया। ओके, ए पर अगेन ए का मास है 5 kg, तो इसका एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा 5g, 15 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर लगेगा। दूसरा ये भाई रोप को ये पकड़े हुए, तो रोप पर ये रोप इसके ऊपर की ओर एक टेंशन लगा रहा होगा, मान लेते हैं इसको टी डैश मान लेते हैं। क्लियर है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका ये जो टेल है, इसका टेल ये इसके हाथ पर इस तरह से फोर्स लगाया है, मतलब इस पर नीचे की ओर इस डायरेक्शन में उतना ही वैल्यू का फोर्स ये भी नहीं इसके टेल को खींच रहा होगा, ये भी इसके टेल को उतना ही वैल्यू का फोर्स से खींच रहा होगा, और उतना ही वैल्यू का फोर्स इसका टेल भी इसको ऊपर की ओर इसके हाथ पर लगाया, मतलब ये भी आपका टी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मतलब बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है। ठीक है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। मैक्सिमम टेंशन इसके टेल में 30 न्यूटन है, तो कितना फोर्स है इसको अप्लाई करना चाहिए, मतलब टीडस का वैल्यू हम लोगों को पूछ रहा है, टीडस का वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए रोप पर सो दैट ये चला जाए। इसमें कैसे सोचेंगे, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर क्या है कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा। कैसे सेम होगा भाई, इसका ये जो टेल जो है, ये टेल जो है ये क्या है, टाइट है, तो जितना एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सिंपल सिचुएशन है। इसके पहले जो ऐसे आपने इस तरह का बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मान लिया ये एक लाइट और टाइट स्ट्रिंग है, एक लाइट और टाइट स्ट्रिंग है, यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे मान लिया m2 मास है। ठीक है, तो मान लिया अगर ये ऊपर की और ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइट स्ट्रिंग है, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर टाइमिंग ट्रैवल में, ये भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा नीचे की ओर। फाइनली आप समझ सकते हैं, बेसिक बात है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा, ए का होगा, उतना ही एक्सेलरेशन बी का होगा। अब अगर ए जो है बहुत ही स्लो चढ़ता है, ए का टारगेट होगा, ए का कोशिश होगा कि भाई इसके जो टेल है, इसका टेल है, इसमें कम से कम टेंशन प्रोड्यूस हो, तो और ये इसको बी को कैरी भी करना है, तो ए क्या करेगा, बहुत ही स्लो चढ़ना शुरू करेगा। स्लो चढ़ने से फायदा क्या है, इसका टेल में टेंशन बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। कैसे, आप यहाँ से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं,
ये अगर बहुत ही स्लो चल रहा होगा, बहुत ही स्लो अगर क्लाइंब करेगा, मतलब बहुत स्लो करने का मतलब ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा, ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन जीरो, आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर मान लिया ए का एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा, मतलब बहुत बहुत स्लो अगर ये क्लाइंब करता है, चढ़ता है, तो क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। पक्का बात है ना, क्योंकि दोनों तो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन से इसको होल्ड किया तो सेम एक्सेलरेशन से। अब अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो कहने का क्या मतलब हुआ भाई, ये टेंशन जो है ये 20 न्यूटन के बराबर होगा। टेंशन का जो वैल्यू है, ये इसके जो टेल में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है 20 न्यूटन के बराबर होगा, और ये मिनिमम टेंशन प्रोड्यूस होगा। मिनिमम क्यों, क्योंकि जहां अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां इसका एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू होगा उतना ही। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ना शुरू होगा तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहां इसको एक्सेलरेशन मिला, अभी तो क्या था, एक्सेलरेशन नहीं था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जो है मूव नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। पार्टिकल में मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और मे बी एट रेस्ट में भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भाई जब एक्सेलरेशन जीरो है, बहुत ही स्लो चढ़ रहा है, तो उस समय टेल में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर, ठीक है। लेकिन जहां अगर ये एक्सेलरेशन से चढ़ना शुरू करेगा, इसको भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, मतलब टेंशन का वैल्यू, मतलब टेल में जो टेंशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट आपको 30 न्यूटन दिया गया है। तो इतना भाषण से हम आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहे थे कि ये जितना तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, मंकी ए जो है ये जितना तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, मतलब ऑब्वियस है उतना ही तेजी से ये भी चढ़ेगा, तो उतना ज्यादा इसके टेल में टेंशन प्रोड्यूस होगा। इतना सारा बात का यही मतलब है, कहने का मतलब क्लियर है। तो चलिए, अगर जब एक्सेलरेशन जीरो है तो आप समझ सकते हैं भाई, ये टेंशन, टेल में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है ये क्या होगा, T इक्वल्स टू 20। क्लियर बात है, क्लियर है। चलिए, एंड और साथ ही साथ ये फॉर बी के लिए, और ए के लिए क्या हो जाएगा, टी डैश का वैल्यू जो हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन जीरो मतलब बहुत ही अगर स्लो जब चल रहा है, तो टी डैश का जो वैल्यू होगा नेट फोर्स जीरो, तो टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस 5g, ये 5g को लिख सकते हैं 50 न्यूटन। क्लियर है। एंड टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस 50, ठीक है, तो ये टी हो गया आपका 20 प्लस 50 मतलब 70 न्यूटन। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, टी डैश इक्वल्स टू 70 न्यूटन, ठीक है, ये फॉर ए के लिए हम इक्वेशन लिखे थे, ठीक है ना। तो 70 न्यूटन का फोर्स जब ये रोप पर लगाएगा, जब ये 70 न्यूटन का फोर्स जब ये रोप पर लगाएगा टी डैश, ठीक है, उस समय इसमें टेंशन जो है 20 न्यूटन का प्रोड्यूस होगा, और ये मिनिमम वैल्यू का टेंशन प्रोड्यूस होगा इसके टेल में, ठीक है, और ये इसके साथ साथ चढ़ेगा। क्लियर है। अब ये तो जब एक्सेलरेशन जीरो था तब, अब अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका जो टेल है इसमें टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो भाई मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि जब अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उस समय इसमें टेंशन जो प्रोड्यूस होगा 30 न्यूटन का फोर्स होगा, तो उसी समय मेरा मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स निकल जाएगा कि रोप में उस समय ये मैक्सिमम कितना वैल्यू फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। देखिए नाउ, अब मान लेते हैं इफ, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, व्हेन ए मूव्स विथ एक्सेलरेशन ए, when A moves with acceleration A, then tension in its tail is कितना, 30 न्यूटन, इन इट्स टेल इज 30 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके टेल में मैक्सिमम 30 न्यूटन का ही फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए, उससे ज्यादा जहां हुआ तो ब्रेक कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। तो उस समय सिचुएशन क्या होगा, अब ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बी वाला भी और ए वाला भी सेम एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेगा, तो उस केस में हम बी के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये ए एक्सेलरेशन से ये भी मूव कर रहा है, तो टी माइनस 20 इक्वल्स टू, इसका मास कितना हो गया स्टूडेंट, इसका मास आपका है बी का, ये 2 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, तो इसका मास है 2, और ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है साथ साथ, ठीक है। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड अब ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए के लिए लिख रहे हैं
फॉर ए, ठीक है, ए के लिए लिख रहे हैं। अब ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस टी माइनस 50, टी डैश माइनस टी माइनस 50 इक्वल्स टू 5a। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम ये भी मान रहे हैं कि भाई ए एक्सेलरेशन से जब मूव कर रहा है तब उस केस में इसके टेल में मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन, उस मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा कीजिए, यहाँ से ये हो गया 30 माइनस 20 या ऐसा करते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ऑल्सो टी का वैल्यू इस केस में कितना है, 30 न्यूटन है, तो ये आपका तीसरा हो गया। तीन इक्वेशन हमारे पास है, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, टी, टी डैश और ए। ऑब्वियस वैल्यू निकलेगा, हम लोगों को वैल्यू निकालना है टी डैश का। मिनिमम वैल्यू तो निकल चुका है 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का मिनिमम, जब 70 न्यूटन का फोर्स लगाएगा रोप पे तो धीरे 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 ये चढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके टेल में एकदम मिनिमम टेंशन प्रोड्यूस होगा। कितना वैल्यू का टेंशन प्रोड्यूस होगा इसके टेल में, 20 न्यूटन का वैल्यू, 20 न्यूटन का वैल्यू प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इस चीज को इनफैक्ट इतना कैलकुलेशन के बजाय इस चीज को पार्टिकुलरली आप बहुत आसानी से ऐसे भी समझ सकते थे, जैसा कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग बहुत बार यूज किए हैं कि भाई आप इसको एक बॉडी एज्यूम कर सकते थे जिसका मास होता है 5 kg प्लस 2 kg 7 kg, तो नेट वेट लगता है नीचे की ओर 7g, मतलब 7 × 10 मतलब 70 न्यूटन का नेट वैल्यू का फोर्स लगता है। तो उतना ही वैल्यू का फोर्स इसको ऊपर में इस रस्सी पर लगाना होता, तब तो धीरे धीरे फिर मतलब ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन से मूव करता। तो 70 न्यूटन आप वहां से भी आसानी से समझ सकते थे। क्लियर है, चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं। टी का वैल्यू 30 हो गया, न्यूटन एन हटाइए कंफ्यूजन होगा, ठीक है, टी का वैल्यू 30 हो गया, तो यहाँ से 30 माइनस 20 आपका 10 हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया बाई 1 and 3 से टी 30 माइनस 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बाई 2 दूसरे इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं टी डैश का वैल्यू, टी का वैल्यू है 30 माइनस 50 इक्वल्स टू 5 × 5। ए का वैल्यू 5 निकल चुका है, देखिए, इसलिए टी डैश का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 25 प्लस 80, 25 प्लस 80 एंड दिस इज 105 न्यूटन। मतलब कि ध्यान दीजिएगा 105 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 38। कहने का मतलब है स्टूडेंट 38 का आपका हो गया 70 एंड 105, मतलब मिनिमम इसको फोर्स लगाना होगा 70 न्यूटन का और मैक्सिमम इसको मंकी को इस पे लगाना होगा 105 न्यूटन का, क्योंकि जब ये 105 न्यूटन का फोर्स लगाएगा रस्सी पे उस समय इसके टेल में 30 न्यूटन का ये टेंशन इसमें फोर्स लगेगा, जो कि मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट है, और उस केस में ये इतना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जो कि अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है। और टोटल जो फोर्स का रेंज जो हो जाएगा आप कह सकते हैं दिस विल बी 70 to 105 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।